हुक्मरान जमात ने वजीर बनने के लिए ऑफर किया तो कदम डगमगाया ही नहीं, और आज दूसरे की पार्टी में। ये उन बेचारों को समझ में बात नहीं आती है कि पहाड़ टल सकता है, अख्तरुल ईमान का वसूल टल नहीं सकता। न हम चौकीदार हैं, न मोहब्बत के दुकानदार हैं, हम इंसाफ के अलमबरदार हैं। इंसाफ जहाँ कायम होगा वही अमन कायम होगा। गले जाके राहुल गांधी मिलते हैं मोदी जी से, लालू जी अपने बेटी के शादी में मोदी जी को बुलाते हैं। हम तो क़यामत की सुबह तक बीजेपी के खिलाफ है। हम आखिरी नस्ल को बोल कर जाएंगे कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हम रहेंगे, हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। अब वो बड़े आदमी हैं, उनको जनता की पीड़ा से क्या लेना देना। हाथी पे चढ़ के आते हैं और हाथी पे चढ़ के चले जाते हैं। ये लोग बड़े लोग हैं, और गरीब को रोटी नहीं मिलती, वो केक खाने का मशवरा देने वाले बड़े। बिहार में जितनी भी पार्टियां उठी हैं वो इख्तिदार की हवस के लिए उठी हैं। सब लोगों ने सीमांचल के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, बिहार के दूसरे क्षेत्रों के गरीबों के साथ अनदेखी की है। इसलिए इन जालिमाना पार्टियों के खिलाफ गरीबों को, दलितों को, पीड़ितों को और सीमांचल के वंचित लोगों को संगठित करके अपनी आगे की लड़ाई लड़नी है। जावेद साहब को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान ने बोला, रिकॉर्ड मौजूद है लोकसभा चैनल पर, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का वोट दिया, बार बार हमको बी टीम बोलते हैं कांग्रेस के लोग, तो उनसे पूछिएगा कि न्यूक्लियर डील पर यह लेफ्ट और बीजेपी साथ था। सुना कि कोई वीडियो वायरल हुआ है कि शायद हमारे किसी भाई ने कांग्रेस के जो यहाँ के एमपी साहब हैं उनसे कहा था कि साहब फ़लस्तीन के ऊपर आप क्यों कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं, तो सुना कि उन्होंने उसको जवाब गाली गलौज से दिया है। अब समझ सकते हैं कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर बने हैं दिल्ली में और यहाँ के एमपी हैं, उनका जो है इस तरह का रवैया है कि फ़लस्तीन के हवाले से अगर कोई कहता है कि आप एहतजाज का कोई प्रोग्राम कीजिए तो उसको गाली देते हैं। और मैं आप सबकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि मुझे एमएलए नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए टिकट, मुझे नहीं बनना जिला परिषद। मुझे अगर सिर्फ बनना है हक और इंसाफ की लड़ाई में अब्दुल रहमान साहब के साथ में खड़े रहना है, यही मेरी। और खास तौर से हमारे एमआईएम के बिहार के जो सदर हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, एमएलए का दर्जा बहुत छोटा सा नजर आता है इनके सामने। इनका किरदार इतना बड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान की शख्सियत के रूप में उभरे हैं। अल्लाह ने चाहा इनको हम लोग सिर्फ बिहार की आवाज़ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बनाना चाहते हैं। आज के इस प्रोग्राम का क्या खास प्रोग्राम का खास मकसद क्या है? पार्टी के संगठन की बैठक है। संगठन का कुछ पुनर्गठन भी किया गया है, पुराने साथियों को जोड़ा गया है, और धारदार लड़ाई 2024 की 2025 की किस तरह से लड़नी है उसकी रणनीति तय करनी है। और सीमांचल में बहादुरगंज ने एमआईएम के ताल्लुक से अपना रिकॉर्ड कायम किया है, और अभी हम लोगों ने टेरागाज में मीटिंग की है, यहाँ पर सेकेंड डे यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं। पूरे तौर पर धारदार तौर पर पार्टी को संगठित किया जाए और आगे के इलेक्शन को लड़ा जाए। बिहार में जितनी भी पार्टियां उठी हैं वो इख्तिदार की हवस के लिए उठी हैं। सब लोगों ने सीमांचल के साथ, दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, बिहार के दूसरे क्षेत्रों के गरीबों के साथ अनदेखी की है। इसलिए इन जालिमाना पार्टियों के खिलाफ गरीबों को, दलितों को, पीड़ितों को और सीमांचल के वंचित लोगों को संगठित करके अपनी आगे की लड़ाई लड़नी है। उसी सिलसिले में रणनीति तय करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, और हमारी पार्टी मजबूती के साथ इस काम को आगे बढ़ा रही है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर भी तशरीफ फरमा है, पार्टी के यूथ प्रेसिडेंट जनाब आदिल हसन एडवोकेट भी हैं यहाँ पर, पार्टी के किशनगंज इकाई के जनरल सेक्रेटरी जनाब भाई नूरुल इस्लाम साहब भी हैं, और सारे लोगों की जिम्मेदारी के साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। सर, आखिर हमेशा इलेक्शन से पहले ही क्यों पार्टी विस्तार होता है सर? क्योंकि आपके कार्यकर्ता की शिकायत है कि आप लोग इलेक्शन जीतने के बाद या इलेक्शन हारने के बाद कार्यकर्ता का सूद नहीं लेते हैं। ऐसी शिकायत कुछ लोग किए होंगे। पार्टी से जिनको मोहब्बत होगी वो आपके पास शिकायत नहीं करेगा। ये हमारे विरोधी लोग हैं जो इस तरह की अफवाह फैलाते हैं। पार्टी बीच बीच में अपनी मीटिंगें अलग अलग जोन में करती रहती है। ये हम लोगों ने प्रखंडवार मीटिंग की है। अब हर महीने में प्रखंडवार मीटिंग नहीं की जा सकती है, जोनल मीटिंग हमारी होती रहती है। ये पार्टी विरोधी लोग बोलते होंगे और पार्टी के वो साथी बोलते होंगे जिसको जानकारी नहीं रही है। पार्टी के साथ जो समर्पण आज भी है बहादुरगंज के युवाओं का, तो ये तो सराहनीय है।
बहुत सारा 2019 में टॉप पे था बहादुरगंज विधानसभा। यकीनन आने वाले दिनों में भी टॉप पर रहेगा। हम लोग बहादुरगंज का दौरा करते हैं, बहादुरगंज के वर्करों का जोश जज्बा और जुनून देख रहे हैं, एक एक दीवाने और मजनू की जो कैफियत देख रहे हैं। यकीनन है कि आगे दिनों में भी बहादुरगंज अपनी तारीख रकम करेगा। 2019 में सिर्फ एक सीट पे चुनाव लड़े थे मैम, इस बार सीट में बढ़ोतरी हो सकती है क्या? नहीं, 2019 में अब बिहार में अभी तो हम लोगों का मामला ये है कि इंडिया वालों ने हम लोग को साथ नहीं लिया, चूँकि हम लोग का जुर्म है कि हम सीमांचल के इंसाफ की बात करते हैं, चूँकि हम दलितों के इंसाफ की बात करते हैं, इसलिए लोग नहीं चाहते हैं कि सीमांचल की अकलियतों की दलितों की बात उठे। तो हम लोग लाइक माइंडेड पार्टियों से अपना संपर्क बनाए हुए हैं, आगे फैसला करेंगे। वैसे आपको बता दें कि 2019 में और इस वक्त में बड़ा फर्क है। उस वक्त हमारी पार्टी अपना इंट्रोडक्शन पेश करती थी, आज बिहार के चप्पे चप्पे में पार्टी को जाना जाता है और बिहार के 38 जिले में पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है। हम समझते हैं कि अच्छी खासी सीटों पर पार्टी इलेक्शन लड़ेगी। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जो यहाँ के मौजूदा सांसद का है। किसी व्यक्ति से वो जो बात कर रहे हैं तो उस तरह से बात कर रहे हैं जो मैं ऑन द कैमरा अभद्र भाषा में बात कर रहे हैं, यानी गाली दे रहे हैं। अब वो बड़े आदमी हैं, उनको जनता की पीड़ा से क्या लेना देना। हाथी पे चढ़ के आते हैं और हाथी पे चढ़ के चले जाते हैं। ये लोग बड़े लोग हैं और गरीब को रोटी नहीं मिलती, वो केक खाने का मशवरा देने वाले बड़े लोगों में हैं। वो उस पार्टी के नेता हैं जिन लोगों को हरी मिर्च और लाल मिर्च में तमीज़ नहीं है, तो उनको गाँव की पीड़ा से क्या लेना देना। उनसे पूछिए उनके सवालात। हम लोग तो आवाम को कह रहे हैं कि आपका वोट अमानत है, अमानत उसी के हवाले कीजिए जो उसकी अहलियत रखता हो। वोट तलवार है, माजूर को दोगे तो किसी काम के नहीं आएगा। अगर डाकू को दोगे तो गर्दन काटेगा, सिपाही को दोगे तो पहरेदारी करेगा। वोट आपकी अपनी अमानत है, इसका इस्तेमाल सही तौर पर करना। अंदरूनी खबर आ रही है कि हो सकता है कि बिहार सदर कांग्रेस से इलेक्शन लड़ सकते हैं, क्या सच्चाई है? बिहार कौन सा बिहार का जो MIM बिहार सदर? अब उन दीवानों और पागलों का क्या कहिए, उन बेचारों को समझ में बात नहीं आती है कि पहाड़ टल सकता है, अख्तरुल ईमान का वसूल टल नहीं सकता। अगर अख्तरुल ईमान इस तरह लहरों में बहने वाला होता, इन्हीं दलालों की तरह होता, तो अख्तरुल ईमान आज वजीर होता। वजारत की कुर्सियों को एक एक बार नहीं, तीन बार अपनी जूतियों की नोक पर अख्तरुल ईमान ने रखा है। हुक्मरान जमात की टिकट को छोड़ने में तो अख्तरुल ईमान को देरी नहीं लगी। हुक्मरान जमात ने वजीर बनने के लिए ऑफर किया तो कदम डगमगाया ही नहीं। और आज दूसरे की पार्टी में, हाँ यकीनन है कि बहुत सारी पार्टी के लोगों को लगाते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि अख्तर साहब हमारे यहाँ आ जाए, अख्तर साहब हमारे यहाँ आ जाए। जैसा कि हमारे लोग बताते हैं, इन दीवानों की बात पर कुछ काम हमको जरूरत नहीं है। हम अपने मंजिल के मुसाफिर हैं, अपनी मंजिल की तरफ रवां हैं। कोई मोहब्बत की दुकानदारी कर रहा है, कोई चौकीदारी की दावा कर रहा है, और हम तो इंसाफ के अलमबरदार बनकर उठते हैं। न हम चौकीदार हैं, न मोहब्बत के दुकानदार हैं, हम इंसाफ के अलमबरदार हैं। इंसाफ जहाँ कायम होगा वही अमन कायम होगा, वही तरक्की होगी। मेरी पूरी लड़ाई अदल और इंसाफ की लड़ाई है। आखिर मैं अपने कार्यकर्ताओं को, आपके भवन के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप क्या कहना चाहेंगे? जुल्म के खिलाफ लड़ना हमारी ज़िंदगी का सेवा है और अपने महरूम तबके को इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। आज़ादी के बाद से लेकर इस वक्त तक सीमांचल के साथ और बिहार के दलितों और अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उसका हक दिलाना हमारा फरीजा है। यही लड़ते हुए हम मौत के दरवाजे तक पहुंच जाएं, यही हमारी तमन्ना है। आपके प्रोग्राम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? आज MIM का बहादुरगंज विधानसभा में बहादुरगंज का ब्लॉक का संगठन विस्तार है। जैसे आप जानते हैं कि चुनाव होता है, हर पार्टी अपनी पुरानी नई टीम को अपना जो बैरक होता है पुलिस का, वो अपने जवान को करता है किसको कहाँ ड्यूटी दिया जाए। उसी तरह हम लोग भी ये कर रहे हैं कि बहादुरगंज में कहाँ होगा, टेराकाच में आपने देखा हुआ, कोचा दामन में हुआ, दूसरी जगह हुआ, उसी कड़ी में ये बहादुरगंज असेंबली का, ये बहादुरगंज ब्लॉक का हो रहा है। और यहाँ पर पूरे जिम्मेदार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सबने हम लोग क्योंकि बूथ कमेटी तक बनाने का फैसला ले लिया है और उसी के कड़ी में ये मीटिंग थी पंचायत अध्यक्षों की, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द बूथ कमेटी बन जाएगा। सवाल ये है कि पंचायत अध्यक्ष तो बनाया जा रहा है, लेकिन जो जिला अध्यक्ष है वो किसी मीटिंग में नहीं दिखते, आखिर क्यों? जिला अध्यक्ष 2 दिन मीटिंग और जिला अध्यक्ष इसलिए नहीं दिखते हैं कि किशनगंज में कल एक बड़ा प्रोग्राम है इसराइल और फिलिस्तीन के मुद्दे में, फिलिस्तीन के हिमायती, उसी की तैयारी में थोड़ा लगे हुए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या सिर्फ यही लड़ना है या पूरे बिहार में लड़ना है? क्योंकि उस समय बोला गया था कि
4 लेके और 24 लेके आएंगे? वो तो 24 असेंबली का बात है, इंशाल्लाह ले ही कराएंगे। लेकिन लोकसभा लड़ेंगे, इसका फैसला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दारुसलाम से होगा। लेकिन नेशनल एग्जीक्यूटिव में रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम सीमांचल के अलावा भी बिहार के दूसरे इलाके में चुनाव लड़ेंगे। मैं कल ही मिथिलांचल में था, चंपारण में, मिथिलांचल में, मगध में। आज बिहार का ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई अनुमंडल नहीं है जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का झंडा लेने वाला सिपाही खड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो इंशाल्लाह लड़ेंगे। बिहार में इस बार शिक्षक बहाली हुई, बाहर के लोग भी आए, लेकिन झारखंड में वही वहाँ के सीएम सीधा तौर पे बोलते हैं कि बाहरी किसी को नौकरी नहीं मिलेगा। इस पर क्या कुछ? नीतीश जी ये सब मुद्दा पे, जबकि बिहार के लोग सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो रेट है उसमें ज़्यादा रहते हैं और बिहार के लोग पूरे भारत में पलायन करते हैं। इनको पहले अपने घर के लोगों को देखना चाहिए था। अब नीतीश जी, क्योंकि यूपी कनेक्शन, इसलिए उन्होंने यूपी पे थोड़ा फोकस किया है, क्योंकि नीतीश जी को यूपी से चुनाव लड़ने की कहीं ना कहीं दिल में तमन्ना है, तो चाहते हैं थोड़ा सा यूपी बिहार को बैलेंस करें। क्योंकि ऐसा नीतीश जी के बारे में कहा गया, उनके पेट में दांत है, तो शायद दांत का राज यही है कि यूपी से चुनाव लड़ेंगे तो यूपी को थोड़ा सा पुचकार रहे, बिहारियों को छोड़कर यूपी वाले को पुचकार रहे, ये भी एक रीज़न हो सकता है। आदिल हसन आज़ाद एक ऐसा नाम जो विरोधी को जो जवाब देते हैं तो चारे खाने चित कर देते हैं। ऐसे में एक वीडियो ताज़ा वायरल हो रहा है जो हमारी जनता को गाली सब दिया, जैसा भों खाली जगह पर कुछ बोला जा रहा है, जिससे हम बोलने में शर्मा रहे हैं। वो असल बात यही किशनगंज ने उनको सीईसी बनाया, यही किशनगंज ने उनको 4 बार एमएलए, यही किशनगंज ने उनको एमपी बनाया, यही किशनगंज ने सीडब्ल्यूसी मेंबर बनाया, कर्नाटका का प्रभारी बनाया, उनकी अम्मा को यही किशनगंज ने टिकट दिलवाया। सब कुछ किशनगंज गया और एक आलिम दीन को उन्होंने बड़ी साफ गोई से पूछा कि फिलिस्तीन मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड है, क्योंकि आप दिखते नहीं हैं, वो तो अदृश्य है, अमावस्या का चांद है, तो दिखते हैं नहीं। आप चलिए अमूर में यही बोलेगा नहीं दिखते हैं, चलिए आप बहादुरगंज में यही दिखिए, टेरागढ़ में, ये तो क्योंकि ये माइनॉरिटी डोमिनेंट इलाका है, ये सोचते मेरा रैयत है, इनको गलतफहमी हो गया है। तो इनको इंशाअल्लाह ताला इनको भी इनके एमपी बनने के बाद इनकी वालदा को हराया था यहाँ की आवाम ने, इनको भी जनता की अदालत में जाएंगे। एमआईएम एक भी मुद्दा पर अगर मुसलमानों के सीमांचल के मुद्दे पर वो आदमी अगर कभी बोला हो तो बतलाइए। एक एएमयू का पोस्टर लेके वो खड़ा रहते हैं ऐसे करके, एएमयू का पोस्टर लेके लोकसभा के बाहर। आप बतलाइए, धर्मेंद्र प्रधान देश का शिक्षा मंत्री ने उनके सामने कहा कि 2014 से पहले एचआरडी मिनिस्ट्री पर कहीं पर एएमयू किशनगंज का जिक्र नहीं है। तो यानी सोनिया गांधी जी जो आई थी किशनगंज में, वो झूठ का फरेबा था। यानी पूरी कांग्रेस ने 2008 से लेकर 14 तक मुसलमानों को और किशनगंज के अवाम को और सीमांचल के अवाम के साथ धोखा किया है। जावेद साहब को सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकते थे, लेकिन जब धर्मेंद्र प्रधान ने बोला, रिकॉर्ड मौजूद है लोकसभा चैनल पर, उन्होंने जवाब तक नहीं दिया। तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की मंशा क्या है। कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों का वोट दिया, बार बार हमको बी टीम बोलते हैं कांग्रेस के लोग, तो उनसे पूछिएगा कि न्यूक्लियर डील पर यह लेफ्ट और बीजेपी साथ था, लेकिन एमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मनमोहन सिंह का साथ दिया, पार्लियामेंट में वकालत की। जब प्रणब मुखर्जी जी का चुनाव हुआ हमने साथ दिया, मीरा कुमार का चुनाव हुआ हमने साथ दिया, वाईएसआर, जगन, रोसैया, जब भी तेलंगाना आंध्रा में सरकार हुई कांग्रेस की हमने साथ दिया। इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा गए, हमारा दोनों एमएलए ने महाराष्ट्र में वोट दिया। आखिर किस तरीके से हम जाए? गले जाके राहुल गांधी मिलते हैं मोदी जी से, लालू जी अपने बेटी के शादी में मोदी जी को बुलाते हैं। हम तो क़यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ है, हम आखिरी नस्ल को बोल कर जाएंगे कि बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हम रहेंगे। हमारा आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है। सीमांचल के लिए बतला दीजिए कि एमपी ने एक भी ऐसा कोई फंड लाया हो? आप जाकर देखिए, हैदराबाद पूरे हिंदुस्तान में मॉडल कंस्टिट्यूएंसी बना हुआ है। आप बतलाइए कि आपने क्या किया है। आखिर किशनगंज के लिए एएमयू का पोस्टर के अलावा बतला दीजिए कि उन्होंने क्या किया। और जिस तरीके से आलिम दीन को उन्होंने बोला, इससे समझ में आता है कि नहीं होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे तो वही लगता है अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है। अवाम भी इंशाअल्लाह ताला फिरौन और नमरूद को नहीं छोड़ा, उस अहंकार को भी इनका उसी के सोबत में लगता बैठते हैं दिल्ली में। तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी का वही वो स्टैंड है, बीजेपी का तो है मुसलमानों से साफ नफरत है। कांग्रेस, आप बतलाइए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सिर्फ 2 मुसलमान को वोट टिकट दिया। राहुल गांधी बोलते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी। 230 विधानसभा में सिर्फ 2 मुसलमान। बतलाइए, क्या 9% मध्य प्रदेश का मुसलमान क्या राहुल गांधी को क्यों वोट देगा? फिर आप बतलाइए, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 मुसलमान को, तेलंगाना में आप 4 मुसलमान को दे रहे हैं, मिजोरम में तो हम है ही नहीं है। तो आप बतलाइए हम आपको क्यों वोट देते जाए? क्या मुसलमान सिर्फ राहुल गांधी अमेठी चुनाव हार गए, वायनाड में मुसलमानों ने जिताया, रायबरेली में इनकी अम्मा को जिताया। 186 सीट लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी में फाइट होता है, सिर्फ 16 सीट जीतते हैं, 171 सीट बीजेपी जीतती है। हम 3 सीट लड़े थे यहाँ पर पूरे लोकसभा में, 3 में हमने बीजेपी के 6 बार के एमपी को, शिवसेना के एमपी को हराया, बैरिस्टर साहब ने हराया, और यहाँ भी बीजेपी नहीं जीती। हमारा सबूत आपके सामने है।
हैदराबाद में बीजेपी 5 सीट से ज्यादा नहीं बढ़ पाएगी, आज तक सरकार नहीं बना पाई, वहां MIM है। ये हमारा वजूद है, ये हमारा किरदार है। और इनके साथ रहते हुए हरियाणा हारते हैं, महाराष्ट्र हारते हैं, हर जगह ये हार, मध्य प्रदेश इनका ज्योतिरादित्य सिंधिया चला जाता है, इनका कर्नाटका की सरकार चली जाती है। आप झारखंड के मॉब लिंचिंग में नहीं बोलते। आप बताइए, अख्तरुल ईमान साहब आपके बीच है, मदरसा अजीजिया अख्तरुल ईमान साहब, शमशुल हुदा मदरसा अख्तरुल ईमान साहब, उर्दू एकेडमी अख्तरुल ईमान साहब, उर्दू मशावरती बोर्ड अख्तरुल ईमान साहब, मॉब लिंचिंग अख्तरुल ईमान साहब, उर्दू TT अख्तरुल ईमान साहब, उर्दू अनुवादक अख्तरुल ईमान साहब। एक भी ऐसा मुद्दा पे बतला दे कि अख्तरुल ईमान साहब के सामने वो कहां खड़े हैं। हाँ, ये किस्मत की बात है, जीत रहे, लेकिन अवाम जान गई। 3 लाख वोट अवाम ने दिया था और विधानसभा में हमें 6 MLA दिया। 5 साल में 6 MLA CPI CPM और ये इसको मांझी जी और मुकेश सहनी साहब को नहीं दिया। इस सीमांचल के अवाम का एहसान है, किशनगंज के अवाम का एहसान है जो उन्हें 6 MLA दिया। इंशाअल्लाह ताला जो नौजवानों में दिख रहा है, चाहे डगरवा से लेकर टेरागाछ छतरगाछ हो या पोठिया ठाकुरगंज हो और बाइसी हो, अमोर हो, कोचा दामन हो, नौजवान में लग रहा है अख्तरुल ईमान एक इनकलाब का नाम है और जिसमें ईमान है उसका नाम अख्तरुल ईमान है। आपके बीच है, इंशाअल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट हो। कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का कार्यकर्ता सम्मेलन ये जो रेगुलर हम अपने वर्करों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, उसी के सिलसिले की एक कड़ी है। एक्चुअली इलेक्शन अभी करीब है तो उस हवाले से भी बातचीत होगी, लेकिन यह है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ हम मिलते रहते हैं और उनसे गुफ्तगू करते रहते हैं। अपने संगठन की कमज़ोरी या मजबूती को हम डिस्कस करते हैं, तो ये उसी सिलसिले की मीटिंग है। इजराइल फिलिस्तीन मामले को लेकर आपकी पार्टी की तरफ से बहुत बड़ा विशाल जनसभा रखा गया है, शायद किसान के विरुद्ध ऐसा मैदान में, उसके लिए क्या अंजुमन इस्लामी है, उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इस वक्त जो मुल्क में जो कैफियत ये है कि सियासी पार्टियां, मैं दूसरी तंजीमों की बात तो नहीं कहता हूं जो मिली तंजीमें हैं, लेकिन सियासी पार्टियां शायद फ़लस्तीन के इशू पर बोलने से हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं, बोल नहीं पाती हैं। तो उस समय ऐसे वक्त में MIM बहुत खुलकर बात कर रही है और बहुत खुल के मजलूमों के साथ है कि जो इजराइल के ने जो जुल्म कर रखा है बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, वहाँ पर उसके खिलाफ MIM ही जो अकेले लड़ रही है। मैं सिर्फ इसमें एक पार्टी को और जोड़ूंगा, जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, जो तहरीक चला रही हैं। लेकिन अगर आप देखें, कांग्रेस को देखें, आप देखें राजद को देखें, जदयू को देखें, ये सारी पार्टियां खामोश हैं। तो ये जो वाहिद MIM पार्टी है जो इस मामले पर, हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब भी अपनी सतह पर वो बात कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं, और हमारे यहाँ पर भी अख्तरुल ईमान साहब ने प्रोग्राम रखा है अंजुमन के अंदर कल। तो इस सिलसिले की एक कड़ी है, हम अपना एहतजाज दर्ज करना चाहते हैं। इस सिलसिले में मैं एक बात और कह देना चाह रहा हूँ कि हम ये चाह रहे थे कि हम यहाँ पर जुलूस भी निकालें। हमारा ये प्रोग्राम था कि अपनी पार्टी की तरफ से हम जुलूस निकालें, लेकिन कुछ मुल्क की जो फिज़ा कुछ ऐसी बनी हुई है और कुछ ऐसा टेंशन माहौल में बना हुआ है कि हम लोगों ने महसूस किया कि इसके बावजूद कि हमारे दिलों में दर्द है और हम मजबूती से चाहते हैं कि अपना एहतजाज हो, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपने को कंट्रोल किया, अपने नौजवानों को समझाया कि नहीं, जो है हम सड़कों पर आकर अभी जल्द से जुलूस नहीं करेंगे, अपनी मीटिंग हम जो है ख़ास जगह पर करेंगे और वहीं पर हम अपना एहतजाज जो है वो दर्ज करेंगे इस जुल्म के ख़िलाफ़। जहाँ पर अभी देख लीजिए कि कांग्रेस के, अभी आपने सुना कि कोई वीडियो वायरल हुआ है कि शायद हमारे किसी भाई ने कांग्रेस के जो यहाँ के MP साहब हैं उनसे कहा था कि साहब फ़लस्तीन के ऊपर आप क्यों कोई प्रोग्राम नहीं करते हैं, तो सुना कि उन्होंने उसको जवाब गाली गलौज से दिया है। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर बने हैं दिल्ली में और यहाँ के MP हैं, उनका जो है इस तरह का रवैया है कि फ़लस्तीन के हवाले से अगर कोई कहता है कि आप एहतजाज का कोई प्रोग्राम कीजिए तो उसको गाली देते हैं। तो ये तो कांग्रेस पार्टी का रवैया है। आप देखिए कि लालू जी के यहाँ तो खुशी मनाई जा रही है और सोने का मुकुट पहना जा रहा है, उनको क्या लेना देना फ़लस्तीन के इशू से या इजराइल के इशू से? उन्होंने मुंह तक खोलने की जवाब, और तेजस्वी जी तो जापान घूम रहे हैं, तो उनको इस मसले से कोई नहीं, उनको मुसलमानों के वोट की ज़रूरत होती है, लेकिन मुसलमानों के दुख दर्द में शिरकत की बात होती है तो वो खामोश हो जाते हैं, वो दूसरा काम करते हैं। और जहाँ तक नीतीश जी का मामला है तो नीतीश जी तो कभी इधर भी हैं कभी उधर हैं, उनका पता ही नहीं वो किधर हैं, इसलिए उनके बारे में तो कहना ही मुश्किल है कि वो क्या। चौधरी लोग आना चाहेंगे इजराइल फिलिस्तीन वाले जुलूस में, उसके लिए क्या वक्त क्या है, कितने बजे से लोग आना चाहेंगे? वक्त मेरे ख्याल में 9 बजे से शुरू होगा और 1 बजे तक प्रोग्राम हमारा चलेगा वहाँ, 9 बजे से 1 बजे। हाँ, और उसमें सारी मिली तंजीमों को, सारे उलमा को, बड़े उलमा को, सबको बुलाया गया है। और सिर्फ ये MIM की तरफ से नहीं, MIM उसको संगठन ज़रूर कर रही है, उसको आयोजित कर रही है, लेकिन हमने सारे लोगों को उसमें दावत दिया है कि वो आएँ और अपने जज्बात का इजहार करें। दिल्ली मासूम को और मेरे जितने भी सहयोगी हैं, सब ने मिलकर इस मीटिंग को कामयाब करने के लिए दिन और रात मेहनत की है। कई
संगठन का एक स्वरूप दिया है। और मुझे खुशी है कि इस बार की जो हमारी संगठन है वो अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि हमारे संगठन में जो भी लोग जुड़े हैं वो सारे निस्वार्थ हैं। कभी वो ये नहीं देखते कि पार्टी की तरफ से क्या आ रहा है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि पार्टी की तरफ से हुक्म क्या हो रहा है। जो भी पार्टी का हुक्म होता है, पार्टी आला कमान का जो हुक्म होता है, सबको लब्बैक कर हम खुद पढ़ते हैं। और यही नतीजा है कि 2019 में सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया तो बादल मदद ने किया है। फिर 2020 आया, ये अख्तर भाई की मोहब्बत थी, एमआईएम की चाहत थी कि हमने 87,000 वोट देकर एमएलए बनाया। और एमएलए जब किसी इंसान को अचानक से कोई बड़ी चीज मिल जाती है तो हम समझते हैं कि उसका दिमागी संतुलन खराब हो जाता है। और वही हमारे एमएलए साहब के साथ हुआ, क्योंकि उन्होंने जब आरजेडी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था तो 5,000 वोट लाने में उनको बड़ी परेशानी हुई थी। 5,000 का आंकड़ा छू नहीं पाए थे। और यहाँ जब 87,000 वोट मिला तो वो समझ नहीं पाए कि मैं क्या करूं, और अपने आप को जाकर आरजेडी वालों के साथ फिर भी रख दिए। मैं पूछता हूं आपकी इस भरी महफिल से कि जनाब भाई अख्तर इमाम साहब आवाज से विधायक है और आप बहादुर से विधायक है। आपने हवाला दिया कि एमआई में है तो हमें बोलने नहीं दिया जाता, हमारी कोई नहीं सुनता, इसलिए हमने पार्टी बदलकर आरजेडी में किया है। तो मैं पूछता हूं ऐसे लोगों से कि आज अख्तर इमाम साहब की देन है कि किशनगंज जिला के अंदर सिर्फ एक पुल नहीं बनाने में 2 पुल पास हो चुका है। जबकि अब तक आजादी से लेके अब तक हमने हमारे बादलों में सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए वोट दिया। कभी हमने कांग्रेस की गुलामी की, कभी आरजेडी की गुलामी की, कभी जदयू पर विश्वास किया तो कभी किसी और पार्टी पर। बदले में उन्होंने सीमांचल को दिया क्या, किसान को दिया क्या। बाप दादा के वक्त से जो पुल बना हुआ है मोहल्ले में, हमें डर लगता है कि वो पुल कब टूट जाए और फिर किसान जाने के लिए हमें कई 100 किलोमीटर घूम के जाना पड़े। आज तक पुल नहीं बना। लेकिन अख्तर इमाम साहब ने जब सदन के अंदर आवाज उठाई, जब ओवैसी साहब का कदम जो है नदियों में पड़ा तो दादू के लाल को, तेजस्वी यादव को झुककर और अख्तर इमाम साहब का नाम लेकर बोलना पड़ा कि मैंने पुल दिया। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमें क्या चाहिए, हमें सरकार चाहिए या हमें नेता चाहिए। हम एमपी बना के भेजे सरकार बनाने के नाम पर, मोदी को हटाने के नाम पर। निश्चित हम सभी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, बीजेपी के कैंडिडेट को हमें यहाँ से खबर देना है, बीजेपी के कैंडिडेट का जमानत जब्त करा देना है। बिल्कुल ये हम सब चाहते हैं, लेकिन जरा दिल पे हाथ रख के सोचिए कि महागठबंधन के नाम पे 2019 में जिस तरह से हमको ठगा किया, हमने जावेद को वोट नहीं दिया, महागठबंधन के नाम पर जावेद को वोट देने का काम किया। और जावेद से जब अगर डॉक्टर जावेद साहब से कोई अगर कोई समस्या को लेकर बात करता है तो किसी को अंग्रेजी में इडियट कहा जाता है, तो किसी को उर्दू में बदतमीज कहा जाता है। क्या ऐसा नेता चाहिए हमें? हमें तो नेता ऐसा चाहिए जो हमारी सरपरस्ती कर सके, जो हमारे लिए गाइडेंस दिला सके, जो हमारे दुख और दर्द को अपने सीने में समा सके। हमें तो नेता ऐसा चाहिए कि अगर एक बच्चा भी गांव का फोन करे तो उस फोन पर शफकत भरे अल्फाजों में वो उनसे उनका हाल पूछे। और मैं ये सारी खूबियां अख्तर इमाम साहब के अंदर देख रहा हूँ। यही वजह है कि मैंने कांग्रेस को 2016 में लात मारकर एमआईएम में आया। और मैं आप सबकी मौजूदगी में कहना चाहता हूं कि मुझे एमएलए नहीं बनना, मुझे नहीं चाहिए टिकट, मुझे नहीं बनना जिला परिषद। मुझे अगर सिर्फ बनना है हक और इंसाफ की लड़ाई में अख्तर इमाम साहब के साथ में खड़े रहना है। यही मेरी आखिरी और शुरू से आखिर तक यही मेरी तमन्ना है। और साथ में मैं आप सबको मुखातिब होकर कहना चाहूंगा, दोस्तों आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोग देने जा रहे हैं। जिला की टीम में, प्रदेश की टीम में हम लोगों पर विश्वास किया। हम लोगों ने आप लोगों को अपने विश्वास पर अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाने के लिए आज आपको जमा किए हैं। अल्लाह न करे जब किसी डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं जो आपके बीच तशरीफ लाए हैं,
शाना बशाना हमेशा से चले हैं और आज तक इन्होंने जब अख्तर साहब एमएलए नहीं थे तब भी और आज एमएलए हैं तब भी और अल्लाह ने चाहा एमपी बनेंगे तब भी हार जीत के साथी रहे हैं जनाब हमारे नूरुल इस्लाम साहब। इन सब का खैर मकदम करते हैं, साथ साथ जितने हजरात यहाँ पर मौजूद हैं सबका खैर मकदम करते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे एमआईएम के बिहार के जो सदर हैं जनाब अख्तरुल ईमान साहब, एमएलए का दर्जा बहुत छोटा सा नज़र आता है इनके सामने। इनका किरदार इतना बड़ा है कि पूरे हिंदुस्तान की शख्सियत के रूप में उभरे हैं। अल्लाह ने चाहा इनको हम लोग सिर्फ बिहार की आवाज़ नहीं पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ बनाना चाहते हैं। अल्लाह सबको कामयाब करे। जनाब अख्तरुल ईमान साहब का भी हम लोग खैर मकदम करते हैं।